Good morning, all of you. Myself Anand Patel, tutor of Index Nursing College, Indore. Today is my topic imputation. आज हम पढ़ेंगे imputation क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. फर्स्टली हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. An imputation is a surgical removal of a part of the body such as a arm, leg. इम्पुटेशन में क्या करते हैं, हम हमारे बॉडी पार्ट को रिमूव करते हैं, जो बॉडी पार्ट को रिमूव करते हैं सच जैसे कि आर्म और लेग. दिस टॉपिक में बी हेल्पफुल इफ़ यू अ फ्रेंड और मेंबर ऑफ योर फैमिली रिसेंटली हैड आर प्लानिंग टू हैव अ इम्पुटेशन. ये टॉपिक आज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनके घर में या फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर का इम्पुटेशन डॉक्टर ने रिसेंटली प्लान किया हो या डॉक्टर ने प्लान किया कि नहीं यार आपका किसी कारण या जैसे ट्रॉमेटिक इंजरी या एक्सीडेंट वगैरह हो या किसी पेशेंट को डायबिटिक और वो पार्ट ख़राब हो चुका गैंग्रेन वगैरह और डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया गया हो कि नहीं आपको इम्पुटेशन करवाना पड़ेगा, तो उनके लिए टॉपिक वही हेल्पफुल रहेगा. आज हम देखते हैं डेफिनेशन. एम्पुटेशन इज़ अ रिमूवल ऑफ अ बॉडी पार्ट यूजुअली एन एक्सट्रीम लिम्ब. हम क्या करते हैं कि हमारे एम्पुटेशन में हमारे बॉडी पार्ट को बहुत सारा बॉडी अंग, शरीर का अंग है, देह का अंग है जो रिमूव करते हैं, उसे हम एम्पुटेशन कहते हैं. टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन. इम्पुटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं. फर्स्टली हम देखेंगे एबोव नी इम्पुटेशन, रिमूविंग पार्ट ऑफ द थाई, नी, फुट एंड टॉयज. इसमें क्या करते हैं हम थाई, नी, फुट और टॉय का इम्पुटेशन करते हैं एबोव नी में. बिलो नी इम्पुटेशन में क्या करते हैं रिमूविंग द लोअर लेग एंड फुट एंड टॉयज. इसमें हम क्या लोअर लेग और फुट और टॉयज़ का इम्पुटेशन करते हैं. आर्म इम्पुटेशन क्या होता है, आर्म इम्पुटेशन में जो हमारा आर्म होता है तो आर्म का इम्पुटेशन करते हैं. फिंगर इम्पुटेशन, उसमें हमारे फिंगर ओनली फिंगर या हमारी उंगली जो हाथों की उंगली होती है उसका इम्पुटेशन हम या उसका ही कोई उंगली का हिस्सा काटते हैं. फुट इम्पुटेशन, रिमूविंग पार्ट ऑफ द फुट. अब क्या करते हैं इसमें हम फुट जो हमारा फुट होता है या हमारा पंजा होता है उसका पार्ट हम इसमें रिमूव करते हैं. वो फुट इम्पुटेशन का टाइप है. टॉय इम्पुटेशन में क्या हमारी जो टॉय होती है उसका हम पार्ट वगैरह रिमूव करते हैं, उसको हम टॉय इम्पुटेशन का टाइप हो जाता है. अब हम देखते हैं कोजेस ऑफ इम्पुटेशन. किन कारणों से हमें इम्पुटेशन करवाना पड़ता है या क्यों करवाना पड़ता है. फर्स्टली हम देखते हैं डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है कि कोई पेशेंट डायबिटिक होता है तो उसका प्रॉपरली वुंड हीलिंग नहीं हो पाता. वुंड हीलिंग क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जब उसके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, जो छोटी छोटी वेसल्स वगैरह वेंस वगैरह होती है उनमें क्या होता है उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है. उसमें के प्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह उनका धीरे धीरे जमा होने लग जाता. उसके कारण वो वुंड प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाता और वो एक बड़ा वुंड बन जाता है, जिसके कारण वो बॉडी वहाँ का जहाँ वो छोटा वुंड वो बड़ा हो जाता है. उसके कारण उसके फैलाव के कारण डॉक्टर उन्हें वहाँ का एडवाइस देते हैं कि इसका इम्पुटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये घाव बड़ा होकर ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से जहाँ पे भी हुआ है वहाँ के अंग को भी ख़राब कर सकता है या वहाँ के बॉडी पार्ट को भी ख़राब कर सकता है. इसके लिए यहाँ का इम्पुटेशन ज़रूरी. इसके कारण ये डायबिटिक कॉज हो सकता है. पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ में क्या होता है कि उसमें किसी पेशेंट को जो वस्कुलर डिसीज़ होता है पेरिफेरल, उसमें क्या कि जिसके ब्लॉकेज हो या ब्लॉकेज होने के कारण सारे वहाँ के ब्लड वेसल्स वगैरह ब्लॉक हो रखी हो और वह उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं हुआ हो
उसके कारण बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई ना होने के कारण वहाँ वो पार्ट भी ख़राब हो सकता है, उसके वो भी एक रीज़न हो सकता है, उसके कारण भी इम्पुटेशन के चांसेस किसी पार्ट में बन सकते हैं। ट्रॉमेटिक इंजरी में क्या होता है कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट वगैरह हुआ या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या फिर कोई क्रश इंजरी हुई हो, उसके कारण किसी बॉडी का पार्ट, वो बॉडी का पार्ट भी हमें रिमूव करना, वो भी एक कोज होता है, उसके कारण हम मसल्स वेसल्स वगैरह ख़राब हो जाती है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं इम्पुटेशन का, तो वो भी एक कॉजेज़ हो सकता है इम्पुटेशन का। बर्न में क्या हो सकता है, बर्न भी एक कोज है इम्पुटेशन का। उसमें क्या होता है कि बर्न किसी पेशेंट का बॉडी कोई पार्ट जल गया हो, लाइक किसी पेशेंट के पैर पे केरोसिन पेट्रोल वगैरह या कोई ज्वलनशील पदार्थ या केमिकल वगैरह गिर जाता, उसके कारण वो स्किन या मसल्स वेसल्स वगैरह जल जाती है। उस टाइम क्या कि वो वेसल्स तो ख़राब हो जाती है, उसके कारण ऊपर वाला हिस्सा या कोई आगे का बॉडी पार्ट या कोई बॉडी पार्ट ख़राब ना हो सके, इसके कारण भी इम्पुटेशन करना पड़ सकता है, वो भी एक कोज हो सकता है इम्पुटेशन का। बर्न भी। इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है कि किसी पेशेंट को जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस पॉइंट का वहाँ पे क्या हाई वोल्टेज के कारण वहाँ पे भी, जैसे किसी पेशेंट की उंगलियों में इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उसकी उंगलियों के वेसल्स ब्लॉक कर दे सकता है, या वेसल्स या मांसपेशी को ख़राब कर सकता है, वहाँ की मसल्स को ख़राब कर सकता है इलेक्ट्रिक शॉक तक, ताकि तो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती बाद में, तो उनका भी इम्पुटेशन करना ज़रूरी हो सकता है उससे, ताकि उसका आगे का जैसे वो उंगलियों में हुआ तो उसका हाथ का पंजा या हाथ फोर आर्म वगैरह का इम्पुटेशन ख़राब ना हो सके, इसके लिए भी इम्पुटेशन इलेक्ट्रिक बर्न भी एक कोज हो सकता है इम्पुटेशन का। जेनेटल डिसफॉर्मिटीज़ में क्या होता है, किसी पेशेंट को क्या हेरिडिटी प्रॉब्लम रहती है, अनुवंशिकता, और उसमें क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती है, या किसी उनके माता पिता या दादा दादी को इम्पुटेशन हुआ है, दिक्कतें हुई होगी, उनका वो दिक्कतें उनमें भी आ गई हो, उसके कारण भी ये भी कोज हो सकता है। जेनेटल डिसफॉर्मिटीज़ भी एक कोज हो सकता है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, किसी पेशेंट को क्रोनिक बहुत दिनों से ऑस्टियोमाइलाइटिस की दिक्कत या ऑस्टियोमाइलाइटिस हो पेशेंट को, तो उसके कारण भी इम्पुटेशन करना पड़ सकता है बहुत बार। मैलिग्नेंट ट्यूमर, किसी पेशेंट को कोई छोटा मोटा ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, पेशेंट को कोई ट्यूमर हो सकता हो, ट्यूमर का इम्पुटेशन या किसी पार्ट को निकालना, ट्यूमर के चक्कर में कोई पार्ट जैसे कि किसी के फोर आर्म पे या किसी की हैंड पे वगैरह पे में ट्यूमर हुआ हो, और वो ट्यूमर को निकालने के लिए किसी के शोल्डर पे या किसी का आर्म में, लेग से या फुट वगैरह में ट्यूमर हो, तो ट्यूमर को निकालने के लिए अगर उनका फिंगर है या टॉय है या फिर लेग है, लोअर लेग है, थाई वगैरह पे से ट्यूमर निकाल रहे हो, तो उसमें थाई का पार्ट भी रिमूव करना पड़े, तो ये भी एक कोज हो सकता है इम्पुटेशन का। नीड ऑफ इम्पुटेशन। अब हम देखेंगे किन किन पेशेंट्स को इम्पुटेशन की नीड है, या किन पेशेंट को इम्पुटेशन की नीड है, किन नीड हो सकती है। कैंसरस ट्यूमर इन द लिम्ब, किसी को लिम्स वगैरह में कैंसर हो सकता है, कैंसर ट्यूमर वगैरह में ट्यूमर का कैंसर हो सकता है, उन पेशेंट का इम्पुटेशन, जैसे किसी पेशेंट को जबड़े का कैंसर हो गया तो उसका जबड़ा निकालना पड़ता है, या किसी पेशेंट को नेक वगैरह में लिम्ब में कोई से भी लिम्ब में अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर को तो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है उसको, क्योंकि वो अगर उस ट्यूमर को या उसका इम्पुटेशन हमने उस पार्ट का इम्पुटेशन नहीं किया, किसी बॉडी पार्ट का इम्पुटेशन या कैंसरस उस लिम्ब में कैंसर ट्यूमर हो, तो पार्ट ट्यूमर नहीं निकला तो पूरे बॉडी में फैलेगा, और उसके कारण पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, इसलिए कैंसरस ट्यूमर का इम्पुटेशन ज़रूरी है। सेकेंड होता है पोस्ट बाइट क्या होता है, अगर कोई इंसान जैसे कहीं बर्फीली जगहों पर बहुत सारे इंसान रहते हैं, और बर्फीली जगह पर हम कई बार जाते हैं, या कहीं ठंडी जगहों पर हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे हाथ पैरों में क्या पोस्ट बाइट की दिक्कतें आ सकती है। उसमें क्या हमारे हाथ पैरों की नसों में खून जम जाता है, उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह
ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं वेसल्स में उनकी, उसमें खून जम जाता है, उसके कारण भी वहाँ पे इम्पुटेशन करने के चांसेस, या उंगली या हाथ पैरों में हो जाता है, वहाँ पे भी इम्पुटेशन हो सकता है। गैंग्रेन, कोई टिश्यू डेथ टिश्यू होता है, जैसे कि हमारे हाथ में, पैर में, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में या हाथ में। गैंग्रेन क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर की मसल्स टिश्यूज जो टिश्यूज होते हैं, डेथ टिश्यू, जो टिश्यू मर जाते हैं, वो स्किन ख़त्म हो जाए, काली पड़ जाती है, उसको हम गैंग्रेन बोलते हैं। गैंग्रेन में क्या करता है, उसको भी इम्पुटेशन की ज़रूरत हो सकती है किसी वो, ताकि वो आगे फैले ना हमारे दूसरे डेथ टिश्यू तो उसके गैंग्रेन का भी उसका भी इम्पुटेशन करना ज़रूरी है, उसमें भी उसको भी नीड हो सकती है इम्पुटेशन की। न्यूरोमा थिकनिंग ऑफ नर्व टिश्यू क्या होता है, बहुत बार नर्व न्यूरोमा मतलब जो हमारे नर्व होती है, नर्व के टिश्यूज़ होते हैं, वो भी ब्लॉकेज हो जाते हैं, नर्व हमारी ब्लॉक होती है, उसमें क्या होता है, उस टिश्यूज़ को भी वो वहाँ पे भी ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण भी वहाँ उनको भी हमें इम्पुटेशन करना पड़ता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ PAD, इसमें क्या ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी ब्लॉक होने का ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई हो नहीं पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण भी वहाँ का किसी बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली हेल्दी नहीं रहता, और वो बॉडी पार्ट को भी हमको इम्पुटेशन करने की नीड हो सकती है। सीवियर इंजरी सच ऐसे फॉर्म कार और एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या जैसे हमारा कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या कार इंजरी हुई हो, या सीवियर इंजरी हो, या क्रश इंजरी वगैरह हुई हो, उसमें भी हमें इम्पुटेशन की नीड हो सकती है। उसमें हमारा हाथ, पूरा हाथ या हमारी टोय या कुछ भी हमारे बॉडी पार्ट को क्रश हो गया हो, या उसकी वसल्स है, उसकी मसल्स है, या वेंस वगैरह पूरी रप्चर हो गई हो, उसमें भी हमें इम्पुटेशन की नीड लग सकती है। डायबिटिक दैट लीड ए नॉन हीलिंग एंड इन्फेक्टेड वुंड इन और टिश्यू। डायबिटिक देखा अपन ने, डायबिटिक क्या होता है, डायबिटिक इसको भी इम्पुटेशन की नीड हो सकती है, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी वेसल्स होती है उनमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और वुंड इन्फेक्ट रहता है। अब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो वहाँ का वुंड वो प्रॉपर्ली हील नहीं हो पाता है। अब हील नहीं होने के कारण वहाँ पे भी जो टिश्यू डेथ हो जाते हैं, और टिश्यू की डेथ होने के कारण वहाँ पर प्रॉपर हील हो ही नहीं पाया। अब हील नहीं हो पाएगा तो वो पूरा बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब पार्ट को हमको निकालना पड़ता है, तो उसमें भी हमें इम्पुटेशन की नीड हो सकती है। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इम्पुटेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस as with a surgery imputation carry some risk, complication may be include, ब्लीडिंग हो सकता है। अब कई बार हम इम्पुटेशन करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग रुक नहीं पाता है। स्वेलिंग, एडिमा हो सकता है, ये किसी बॉडी पार्ट को हम रिमूव करते हैं, कट करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, वहाँ अगर उस पार्ट पे स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे हम किसी पार्ट को रिमूव या काटते हैं, कहीं से इम्पुटेशन करते हैं तो पार्ट वुंड रहता है, वुंड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह, कोई इन्फेक्शन कोज हो सकता है, उसके वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वुंड प्रॉपर्ली हील नहीं हो पाता तो वुंड बड़ा भी हो सकता है। मसल वीकनेस, जहाँ से इम्पुटेशन करते हैं उससे ऊपर वाली मसल्स वगैरह वीकनेस, उनमें भी वीकनेस आ सकती है। पेन हो सकता है पेशेंट्स को, दर्द बना रह सकता है, हर बार दर्द रह सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडली देखें हार्ट प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT हो सकता है किसी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। स्लो वुंड हीलिंग एंड वुंड इन्फेक्शन, बहुत बार क्या पेशेंट को वुंड हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, वुंड प्रॉपर्ली हील नहीं हो पाता, उसके कारण भी इम्पुटेशन करवाना पड़ सकता है। या वुंड में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया, किसी पेशेंट को निमोनिया की दिक्कत हो सकती है, पेशेंट अगर अपने इम्पुटेशन में स्टम्प एंड पेंथम लिम्ब पेन हो सकता है, उसको लिम्ब वगैरह में जहाँ जो है लिम्स में पेन हो सकता है, दर्द की समस्या बनी रह सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इम्पुटेशन, क्या मेडिसिन दे मे बी यूज टू हेल्प रिलीफ यूर पेन इंक्लूड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच और उनको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे,
जैसे आइबेफ्रॉन, एंटी कंसन, गाबापिन वगैरह देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, एमेट्रिलाइन आर यूजफुल टू ट्रीट ए नर्व पेन, या मॉर्फिन वगैरह देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड और लोकल एनेस्थीसिया इन्फेक्शन। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इम्प्यूटेशन, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है साइकोलॉजिकल? पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन क्या बहुत बार होता कि किसी पेशेंट का पैर या हाथ या उंगली या कुछ इम्प्यूटेशन का चलता है, तो पेशेंट उसके बाद क्या कट जाता है, तो उस डिप्रेशन में चला जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो हाथ कट गया या पैर गया, तो उसके कारण डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को रिलेटेड टू इम्प्यूटेशन, उसके कि ये मेरा हो गया है, अब क्या करूँगा मैं, घबराता है। डेनियल रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द नीड टू मेक चेंज सच एस हैविंग फिजियोथेरेपी टू अडॉप्ट टू लाइफ आफ्टर एम्पुटेशन। आफ्टर एम्पुटेशन के बाद वो अपने आप को रिफ्यूज़ कर देता है एम्पुटेशन, मतलब चेंज करने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरा एम्पुटेशन हो गया, नहीं मेरे को मतलब वो फीलिंग सुसाइड वो करने की सोचता है, उसको लगता है कि अब मैं तो मर जाना अच्छा है मेरे लिए, क्या करता हूँ, मेरे पैर कट गया। ये सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पेशेंट्स पे पड़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे हम? एडजस्टिंग द वे टू प्रोस्थेटिक्स फिट टू मेक मोर कंफर्टेबल, उसको एडजस्ट करना, उस वे में एडजस्ट करवाना पड़ा जो उसमें उसको कंफर्टेबल रखे। अप्लाई हीट और कोल्ड टू यूर लिम, उसको हीट और कोल्ड करवाना है अपने को। सच एज यूजिंग हीट और आइस पैक्स, रब्स एंड क्रीम्स, कैसे आइस पैक से रब करना है उसको और क्रीम से। मसाज टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ स्टिमुलेट मसल, उससे मसाज देना है ताकि उसकी सर्कुलेशन अच्छा प्रॉपरली बना रहे उसकी मसल्स का। एक्यूपंक्चर इज थ्रोट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम एंड रिलीफ पेन, उसको स्टिमुलेट करना है उसका नर्वस सिस्टम ताकि उसका पेन रिलीफ हो पाए। ट्रांसकंसल इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेट which is use a small battery operated device to deliver electrical impulse to the affected area of your body to block a reduce pain and signal। इसमें क्या एक डिवाइस आता है इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का लिए, उस डिवाइस को हम उसको इम्पल्स और इफेक्ट एरिया में जहाँ उसको डिलीवर करता है, बैटरी ऑपरेटेड एक डिवाइस आता है जिससे उसको नर्व स्टिमुलेट हो सकती है। उसकी नर्व स्टिमुलेशन के लिए एक डिवाइस आता है, उसके लिए हम उसको बैटरी ऑपरेटेड वो खरीदवाने के लिए, वो करने के लिए उसे हमें बोलना है। तो आज हमने देखा कि इम्प्यूटेशन क्या होता है, क्यों होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पेशेंट्स पे पड़ता है, और उसके नीड क्या है और किस किस को उसकी नीड हो सकती है। इम्प्यूटेशन क्या होता है? इम्प्यूटेशन इज़ ए सर्जिकल रिमूवल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी का जो पार्ट ख़राब हो जाता है उसको हम उसमें रिमूव करते हैं। उसमें हम बहुत इम्प्यूटेशन इज़ ए रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट यूजुअली एक्सट्रीम, उसमें बहुत सारा पार्ट जो ख़राब पार्ट या ख़राब अंग है उसको हम रिमूव करते हैं। कितने टाइप के इम्प्यूटेशंस होते हैं? above knee imputation, remove part of the thigh, knee, foot and toes. Below knee imputation, removing the lower leg and foot and toes। अब इसमें क्या बिलो नी में कौन कौन सा करते हैं? लोअर लेग और फुट और टॉयस में करते हैं। और अपन अबो नी में क्या करते हैं? थाई, नी, फुट, टॉयस। आर्म इम्पुटेशन में आर्म का इम्पुटेशन करते हैं। हैंड इम्पुटेशन क्या होता है? पूरा हाथ, अगर हमारा हाथ का इम्पुटेशन करना है, हाथ ख़राब हो गया तो हाथ का इम्पुटेशन हो जाता है टाइप में।
फिंगर एम्पुटेशन या अगर हाँ फिंगर में कोई दिक्कत है तो फिंगर एम्पुटेशन होता है। फुट एम्पुटेशन, रिमूविंग पार्ट, अब हम उसमें क्या फुट का पार्ट रिमूव करते हैं। फुट फुट एम्पुटेशन हो गया। टो एम्पुटेशन, टो एम्पुटेशन क्या होता है, जो हमारा एरिया टोए हम ओनली टोए का एम्पुटेशन कर सकते हैं। अब ये किन किन कारणों से एम्पुटेशन हो सकता है, कारण क्या क्या हो सकते हैं एम्पुटेशन के। डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है, डायबिटिक अभी हम पढ़ा, डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, उससे भी हो सकता है। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ क्या होती है, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ के कारण भी एम्पुटेशन हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकती है, जैसे कोई पेशेंट का ट्रॉमा हुआ हो, कोई पेशेंट का एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, उससे भी हो सकता है कि इंजरी हो सकता है, उससे भी एम्पुटेशन वो भी एक कारण हो सकता है, उससे भी चांसेस बढ़ जाता है पेशेंट का एम्पुटेशन के। बार किसी पेशेंट का कोई जल गया हो, कोई बॉडी पार्ट का हिस्सा, कोई पार्ट बॉडी पार्ट या कोई हिस्सा जल गया हो, उसके वो ज़्यादा जला हुआ स्किन हो, मसल्स हो या ब्लड वेसल्स ख़राब हो चुकी है जलने के कारण, उसका भी एम्पुटेशन हो सकता है। इलेक्ट्रिक बर्न किसी पेशेंट को या इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लगा हो, उसके कारण भी जो बॉडी पार्ट में जहाँ करंट लगा हो या जिस पार्ट में लगा हो वहाँ के हिस्से या उंगली वगैरह पैर या पैर टच में पैर की उंगलियों में हाथ में, तो वहाँ का भी एम्पुटेशन हो सकता हो। जेनाइटल डिस्फॉर्मिटी, जेनाइटल किसी पेशेंट को हेरिडिटी या जेनाइटल डिस्फॉर्मिटीज होती है, उसके वो भी एक कॉज हो सकता है एम्पुटेशन के लिए। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, किसी पेशेंट को बहुत बार क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस रहता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस रहता है बहुत सालों से, उसमें भी बहुत टाइम से 10 साल 5 साल 10 साल हो सकते हैं, उसमें भी एम्पुटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर, किसी पेशेंट को ऐसे बॉडी पार्ट पे ट्यूमर वगैरह, बहुत सारा ट्यूमर है, छोटा सा था फिर बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया, उस कंडीशन में भी बहुत बार पेशेंट का एम्पुटेशन हो सकता है। नीड ऑफ एम्पुटेशन, किस किस को नीड हो सकती है एम्पुटेशन की, अपन देखते हैं। कैंसरस ट्यूमर इन द लिम्ब, जिसको कैंसर वगैरह हो सकते हैं लिम्ब में, उसको भी ज़रूरत हो सकती है। होस्ट बाइट या कोई जैसे हम कोई बर्फीली जगहों पर रहते हैं या बर्फीली जगहों पर रहते हैं, या हम किसी बर्फीली जगह या ठंडे प्रदेश वगैरह में, जो ठंडे राज्य होते हैं उनमें जाते हैं, ठंडे प्रदेश में जाते हैं, उनमें भी एम्पुटेशन की नीड हो सकती है। किसी पेशेंट को गैंग्रेन वगैरह हो गया, पेशेंट का जो डेथ टिश्यू है, किसी उंगली का है, हाथ का है, फिंगर या पाँव की उंगलियां या पाँव की जो मसल के टिश्यूज़ होते, सेल टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जो डेथ हो जाते हैं, वो उनका भी एम्पुटेशन करनी, वो बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है उसका भी एम्पुटेशन करना ज़रूरी है। न्यूरोमा या थिकनिंग नर्व टिश्यूज़ है वो डेथ हो जाते हैं, उनके ख़राब हो जाते हैं, तो उसको बॉडी पार्ट का वो रिमूव, या किसी हाथ है, पैर में थाइस वगैरह में जो हाँ, तो उनका भी एम्पुटेशन। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, पीएडी, जो हमें आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, उसके कारण भी बहुत बार दिक्कतें आ सकती है, या जिससे हमारे पैर में डीप थ्रोम्बोसिस हो जाता है आर्टरीज़ में, वेंस में डीप थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उसके कारण भी हो सकता है, वो उसको भी नीड हो सकती है एम्पुटेशन की। सीवियर इंजरी फॉर कार, जिसको कार एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो या आरटी हुआ हो और पेशेंट का हाथ पैर वगैरह में कोई ज़्यादा क्रश इंजरी वगैरह हो, तो उसके लिए भी एम्पुटेशन की नीड हो सकती है। डायबिटिक लीड एंड नॉन हीलिंग ऑन इन्फेक्टेड वुंड ऑफ टिश्यू, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक है कोई पेशेंट और उसका वुंड इन्फेक्टेड है, नॉन हीलिंग इन्फेक्टेड वुंड है, तो वहाँ का भी टिश्यू धीरे धीरे वो वुंड के टिश्यू धीरे धीरे डेथ होकर बड़ा वुंड बन जाता है, उसमें भी एम्पुटेशन की नीड हो सकती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं एम्पुटेशन में, और क्या क्या इसमें होता है। ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है अगर हम एम्पुटेशन करते हैं, तो आर्टरी को रप्चर हो या वो आर्टरी या वेंस में हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। एडिमा, स्वेलिंग्स भी आ सकती है पेशेंट को, इन्फेक्शन के कोज बढ़ जा सकता है, इन्फेक्शन के कोज भी एडिमा हो सकता है, इन्फेक्शन के कोज बढ़ सकते हैं। वुंड बड़ा हो सकता है, बहुत बार वुंड हील ना हो पा रहा हो प्रॉपरली, तो वुंड मसल वीकनेस, बहुत बार जैसे हम पेशेंट का लोअर लेग एम्पुटेशन करते तो अपर लेग में वीकनेस आ सकती है, अपर लिम्ब में वीकनेस आ सकती है, मसल में पेन दर्द बना ही रह सकता है पेशेंट को हमेशा के लिए। अब हम देखें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन। हार्ट प्रॉब्लम सच एज हार्ट अटैक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी हो सकता है, डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, स्लो वुंड हीलिंग एंड वुंड इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें वुंड निमोनिया हो सकता है पेशेंट्स को, बहुत बार कंडीशन में निमोनिया आ सकता है, प्रथम पेन हो सकता है, लिम्ब पेन हो सकता है उसको,
मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम? मेडिसिन में भी यूज टू हेल्प रिलीव अ पेन इन, उसको नॉन पेन किलर्स वगैरह देंगे, जिसको पेन वगैरह होगा तो पेन किलर देंगे। उसके बाद मसल रिलैक्सेशन के लिए या नर्व पेन के लिए हम उसको ड्रग्स देंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर और लोकल एनेस्थीसिया इन्फेक्शंस के लिए देंगे। कंफर्टेबल पोजीशन देखिए, मैनेजमेंट हम मेडिकल मैनेजमेंट उसका करेंगे। साइकोलॉजिकल इन्फेक्ट क्या पड़ सकता है उसमें पेशेंट्स को? डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है, इम्पुटेशन के कारण डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है, एंजाइटी हो सकती है पेशेंट्स को रिलेटेड टू इम्पुटेशन। पेशेंट रिफ्यूज़ कर सकता है, वो अपने चेंज करने में एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हाँ मेरा इम्पुटेशन हुआ है पेशेंट को। फीलिंग सुसाइड, पेशेंट ऐसा सोचता है कि नहीं अब मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरा इम्पुटेशन हो गया है। वो ऐसी सोच में पड़ जा सकता है, मैं क्या करूँ, मेरा पैर या हाथ, जैसे पेशेंट का जो भी इम्पुटेशन है, जो पार्ट बॉडी पार्ट रिमूव करते हैं उसके बारे में सोचता ही रहता है। हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देंगे पेशेंट को? उसको उस वे में एडजस्ट करवाना है मेरे को, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। अप्लाई हीट एंड कोल्ड फॉर लिम्स, उसको हीट और कोल्ड को करवाना है, अपने को अप्लाई करना है, ताकि उसको आइस पैक और रब्स एंड क्रीम्स के थ्रू मसाज इंक्रीज योर सर्कुलेशन, उसको मसाज देना है, इसको बोलना है कि आपको मसाज करना है इसलिए, ताकि इसका सर्कुलेशन बना रहे। एक्यूपंक्चर इज अ थ्रोट स्टिमुलेट करना उसको नर्व, ताकि उसका नर्व पेन कम हो जाए। एक TNES करके वो ट्रांसकल्स इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन के लिए डिवाइस आता है, उस डिवाइस को हमको उसको बोलना है ख़रीदना है आपको, इससे ताकि आपका जो इम्पल्स वो डिलीवर इम्पल्स करता है, ताकि उससे क्या होता है कि अब नर्व पेन या नर्व में सर्कुलेशन बना रहता है प्रॉपरली, उसके कारण उनका दर्द और ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।